हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं और अब आप मैट्रिक्स को बीटेक में पढ़ेंगे। लेकिन क्लास 12 में जो मैट्रिक्स होती है वो बेसिक लेवल की मैट्रिक्स होती है और बीटेक के अंदर थोड़ा सा एडवांस लेवल की मैट्रिक्स है। तो अगर आप बीटेक के अंदर मैट्रिक्स को आसान बनाना चाहते हैं, मैट्रिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको मैट्रिक्स का बेसिक्स आना चाहिए। और आज के लेक्चर में मैं आपको मैट्रिक्स का बेसिक्स पढ़ाऊंगा और जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ने के बाद आपको मैट्रिक्स को समझने में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी तक 2 यूनिवर्सिटी के लिए स्टार्ट हुआ है, आरजीपीवी एंड एकेडीयू। एप्लीकेशन में आपको फायदा यह है कि एप्लीकेशन के अंदर मैं आपकी यूनिवर्सिटी का कंप्लीट सिलेबस आपको कराऊंगा और वीडियो लेक्चर के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन में वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको लेक्चर वाइज डीपीपी मिलेंगी। डीपीपी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट मिलेगा, वो भी विद सॉल्यूशन। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे ये आपकी ही यूनिवर्सिटी के होंगे जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं। आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मतलब यहां पर जितने भी आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे उन सभी वीडियो लेक्चर्स के अच्छी क्वालिटी के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, वन शॉट रिवीजन वीडियो आपको मिलेंगी और यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप लोग मेरे साथ रेगुलर पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं तो आप अपने इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम में 100% मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी और रेगुलर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप रेगुलर रहते हैं तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमें मैट्रिक्स का बेसिक्स पढ़ना है और इस बेसिक्स को आप ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप मैट्रिक्स का बेसिक्स पूरा का पूरा भूल चुके हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं आपको एकदम जीरो लेवल से बताऊंगा और जितना बताऊंगा आपको केवल उतना ही पढ़ना है। उसके बाद आपको मैट्रिक्स को समझने में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखिए, मैट्रिक्स एक नंबर और फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इसका मतलब यह है कि मैट्रिक्स के अंदर नंबर भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो नंबर और फंक्शन होते हैं ये नंबर और फंक्शन रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि अगर आपकी मैट्रिक्स के अंदर सभी नंबर रियल है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रियल मैट्रिक्स। तो ध्यान देना, रियल मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे नंबर या सारे फंक्शन जो उसमें हैं वो सब रियल होते हैं। और अगर आपके मैट्रिक्स के अंदर एक भी नंबर या एक भी फंक्शन इमेजिनरी है तो उस मैट्रिक्स को हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब जहां पर आपका एक भी नंबर इमेजिनरी आ जाएगा, जिस मैट्रिक्स के अंदर एक भी नंबर इमेजिनरी आ जाएगा उस मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहा जाता है। और बीटेक के अंदर हमें रियल मैट्रिक्स भी पढ़ना है और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी हमें पढ़ना है। और ये जो आपका नंबर और फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रो और कॉलम की फॉर्म में होगा। अब रो क्या है, कॉलम क्या है, ये भी मैं आपको अभी समझा देता हूं। पहले एक चीज और यहां पर आप समझ लीजिए कि जो नंबर और फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इसको हम दो टाइप के ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरा ये आपका स्मॉल ब्रैकेट। लेकिन हम स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज करेंगे। आप लोगों ने क्लास 12 में भी स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज किया होगा और बीटेक के अंदर भी स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज होता है। बाकी आप इसका यूज भी कर सकते हैं लेकिन इसका यूज ज्यादा नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारी एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए मैंने कैपिटल ए का यूज किया है। आप कैपिटल ए की जगह पर
ए से लेकर जेड तक किसी भी कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर या फंक्शंस लिखे होते हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। अब यहां पर ये जो नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिए। देखिए नंबर ऑफ फंक्शन का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ये रो और कॉलम की फॉर्म में होता है। जैसे आप यहां पर ध्यान देंगे, जो ये 2 3 4 है, ये तीनों नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे हैं। 4 3 1 ये भी तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन में है। 1 2 4 ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो नंबर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको हम कहते हैं रो। तो यहां पर जो हमारी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है नंबर की, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई इस मैट्रिक्स की, जिसको हम R1 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है नंबर की, तो ये हमारी सेकेंड रो हो गई, इसको हम R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारी थर्ड लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है नंबर की, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R3 से। दूसरा, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर कॉलम भी आपको दिखाई देंगे। कॉलम मतलब देखिए यहां पर नंबर आपके वर्टिकल लाइन में भी लिखे हैं। देखिए मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर होते हैं या तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगे या वर्टिकल लाइन में होंगे, ये कंफर्म है। तो जो नंबर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में लिखे होते हैं इनको हम कहते हैं कॉलम। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको 3 कॉलम यहां पर दिखाई दे रहे हैं और कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे C1 से, सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे C2 से और थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे C3 से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैट्रिक्स के अंदर हमेशा 3 रो और 3 कॉलम होंगे। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है, कितने भी हो सकते हैं। और नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स के अंदर इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। दोनों चीजें यहां पर पॉसिबल हैं। क्लियर है। अब मैट्रिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहां पर ध्यान से देखो। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, देखिए रो इंटू कॉलम। यहां पर एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर आपको ये मालूम है कि मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो आप उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए, अब इन सब का ऑर्डर मैं आपको लिख करके दिखाता हूं। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो है 2, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रो कितनी हो गई 2। फिर बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, फिर देखो नंबर ऑफ कॉलम कितने 2, तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम की जगह 2 आएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया, देखिए नंबर ऑफ रो कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये भी 2। तो इसको आप लिखेंगे 2 इंटू 2 और इसको हम रीड करते हैं 2/2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर है 2/2 का। अब इस एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल में नंबर ऑफ रो कितनी है, 2 रो है इसके अंदर, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना, देखिए 2 रो है और कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/3। बस आपको ये देखना है कि मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप ऑर्डर लिखेंगे तो नंबर ऑफ रो पहले आएगा और नंबर ऑफ कॉलम बाद में आएगा, और इसको मल्टीप्लाई मत कर देना। देखिए अगर आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे अगर मैं 2 2 जा 4 कर दूं तो इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। अगर यहां पर मैं 2 3 जा 6 कर दूं तो इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ऑर्डर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको देखो जरा ध्यान से, इसमें कितनी रो है, 3 रो है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/3 का हो गया। इसको देखो जरा ध्यान से, इसमें कितनी रो है, 4 रो है, कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4/4 का हो गया। तो मुझे लगता है आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जनरल मैट्रिक्स की। अब ये जनरल मैट्रिक्स क्या है, देखिए जनरल मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो m होंगी और नंबर ऑफ कॉलम n होंगे, उसको हम कहेंगे जनरल मैट्रिक्स। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, मतलब एक ऐसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/n का है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है ना। भाई हमारा जो नंबर ऑफ फंक्शन का अरेंजमेंट होता है वो भी क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ना। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि बराबर हो। क्लियर है। जनरली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, रेक्टेंगुलर वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं होते। लेकिन
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक जनरल वर्ड है, तो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर होगी। तो जो जनरल मैट्रिक्स होती है उसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी होती है m और नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं n। तो यहां पर देखो मैंने जनरल मैट्रिक्स लिखी है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमें एलिमेंट्स पता नहीं है इसलिए हमने वेरिएबल की फॉर्म में लिखी। बात समझ में आ रही? तो ये हमारी मैट्रिक्स की आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म भी है और जनरल फॉर्म भी है। तो देखिए आप मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखेंगे कैसे, ध्यान देना यहां पर। देखिए यहां पर अगर ये जो हमारी जनरल मैट्रिक्स है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ए आई जे, और यहां पर इसका ऑर्डर है m बाई n। यहां पर भी मैं ऑर्डर लिख सकता हूं m बाई n। बात समझ में आ रही? तो यहां पर ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब यहां पर i का मतलब क्या है और j का मतलब क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए m का मतलब तो आपको पता चल गया नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो, और n का मतलब भी आपको पता चल गया नंबर, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। लेकिन यहां पर i का क्या मतलब है? देखिए i एक्चुअल में आपको ये बताएगा कि आप कौन सी रो में हो। आई की वैल्यू आपको क्या बताएगी कि आप कौन सी रो की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आई की वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए हो सकता है कि हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हो सकता है हम सेकंड रो की बात कर रहे हो सकता है हम थर्ड रो की बात कर रहे हो सकता है कि हम फोर्थ रो की बात कर रहे हो। तो इस तरह से ये कहां तक जाएगा भाई? टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है? टोटल नंबर ऑफ रो तो m है। तो इसका मतलब आई की वैल्यू 1 से लेकर के m तक वेरी कर सकती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जे की, तो जे हमें बताता है कॉलम के बारे में कि हम कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम तो n है। तो इसका मतलब जे की वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए हम यहां पर कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि हम फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हो सकता है हम सेकंड कॉलम की बात कर रहे हो सकता है हम थर्ड कॉलम की बात कर रहे हो, और इस तरह से ये कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। तो i की वैल्यू 1 से m तक जाती है, j की वैल्यू 1 से n तक जाती है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि i रो को रिप्रेजेंट करता है और j कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर ये i j क्या है? सफिक्स है इस a के लिए, इसको हम रीड करेंगे ये लोअर सफिक्स है। क्या है? लोअर सफिक्स। और यहां पर i पहले आ रहा है और j बाद में आ रहा है, इसका मतलब i की वैल्यू पहले आएगी और j की वैल्यू बाद में आएगी। अब यहां पर जरा इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो। देखो यहां पर i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये एलिमेंट फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का है। किसका है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है। इस एलिमेंट को ध्यान से देखो, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है। और आप देख भी सकते हैं ये फर्स्ट रो का है। देखो यहां पर ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, mth रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम। बात समझ में आ रही है? तो आप यहां पर इन नंबर को देख के बता सकते हैं कि ये एलिमेंट कौन सी रो का है और कौन से कॉलम का है। जैसे यहां पर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, तो देखो आप इसको अगर डायरेक्ट देखोगे थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, देखो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 3 किसकी वैल्यू? आई की, और 2 किसकी वैल्यू है? जे की। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर ये हमारी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब एक जनरल फॉर्म भी है और क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। बात समझ में आ गई? अब मैं यहां पर आपको इसकी एक सब मैट्रिक्स दिखाता हूं। देखिए भाई मैट्रिक्स के अंदर सब मैट्रिक्स भी तो होती हैं। देखिए सब मैट्रिक्स का मतलब क्या है? सब मैट्रिक्स का मतलब है कि आपको मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उस मैट्रिक्स के अंदर से आप एक छोटी मैट्रिक्स को बाहर निकाल लें, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है बड़ी वाली मैट्रिक्स की क्या है? सब मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स है। इस जनरल मैट्रिक्स में से मैंने एक 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स को बाहर निकाल दिया। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? ये इसकी सब मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई? सब मैट्रिक्स। क्यों बाहर निकाला? यहां से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहां पर देखो ये 4x4 की मैट्रिक्स है, और यहां पर देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और ये फोर्थ रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है। तो अगर आप इन एलिमेंट्स पर ध्यान दें, इन एलिमेंट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो एलिमेंट बॉक्स के अंदर इस समय आ रहे हैं, यहां पर इन सभी एलिमेंट्स में आई और जे की वैल्यू क्या है? बराबर है। देखो यहां पर आई और जे 1 1 है, आई और जे 2 2 है, आई और जे 3 3 है, आई और जे क्या है? 4 4 है। तो जहां पर मैट्रिक्स के अंदर आई और जे की वैल्यू सेम होती है, या जिन एलिमेंट्स में आई और जे सेम होता है, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये सारे कौन से एलिमेंट हो गए? ये एलिमेंट्स हो गए हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। बोलो बात समझ में आ रही है? इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट्स। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो ये मैट्रिक्स का डायगोनल है।
क्या है ये? डायगोनल। और इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। बात समझ में आ रही? 3 नाम है इसके, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। डायगोनल एक ये भी है, लेकिन ये इसको हम ऑफ डायगोनल कहते हैं और इसका यूज हम जनरली नहीं करते। मैट्रिक्स में ये डायगोनल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ गई? तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनमें आई और जे की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए जो एलिमेंट्स डायगोनल के ऊपर है, देखो ये एलिमेंट सारे डायगोनल के ऊपर है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आई की वैल्यू छोटी है और जे की वैल्यू बड़ी है। कहीं पर भी देखो जे बड़ा है, जे बड़ा है, जे बड़ा है, जे बड़ा है। इसका मतलब जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं, देखिए जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वहां पर तो आई इक्वल टू क्या होता है? जे। बोलो बात समझ में आ गई? डायगोनल एलिमेंट्स में आई इक्वल टू क्या होता है? जे। और जो एलिमेंट्स डायगोनल के ऊपर होते हैं उनमें जो आई की वैल्यू है वो जे से होती है छोटी। जे से क्या होती है? छोटी होती है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आई की वैल्यू क्या है? जे से छोटी है। क्लियर है? अब अगर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को अगर आप ध्यान से देखें, इन एलिमेंट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आई की वैल्यू बड़ी है और जे की वैल्यू क्या है? छोटी है। तो सिंपल सी बात ये है कि जहां देखिए जहां पर आई इक्वल टू जे है तो वो सारे एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अगर आई जे के बराबर नहीं है इसका मतलब कैसे एलिमेंट्स है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ये भी नॉन डायगोनल है और ये भी क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो मुझे लगता है ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, जनरल मैट्रिक्स का भी और मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म का भी। बात समझ में आ रही? तो यहां पर ये नंबर मैट्रिक्स के एक्चुअल में एलिमेंट की पोजीशन को बताते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए ये 2 3 क्या बता रहा है, तो ये 2 3 इस एलिमेंट की पोजीशन को बता रहा है कि ये एलिमेंट सेकंड रो और थर्ड कॉलम में लिखा है। कहां पर लिखा है? सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो इन दोनों नंबर से आप एलिमेंट की पोजीशन को बता सकते हैं। बात समझ में आ रही? पोजीशन को बता सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये जो 3 वैल्यू ये किसकी है, तो ये थ्री वैल्यू किसकी? देखो ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम में लिखा है, इसका मतलब A32 की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहां पर देखो ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो A32 की वैल्यू कितनी है? 3 वैल्यू। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा ये नोटेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको टोटल 15 टाइप के मैट्रिसेस बताऊंगा, लेकिन 15 टाइप की मैट्रिसेस में 6 to 7 मैट्रिक्स ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहली ही मैट्रिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम जब हम मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। और मैट्रिक्स हम अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स का बेसिक्स पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर से हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में एक भी क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये वो पार्ट है जिसको आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। तो जनरली यहां से बीटेक में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ये आपके बीटेक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे मैट्रिक्स जहां पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। जैसे मैंने अभी अभी जो एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। आप देख सकते हैं यहां पर 4 रो है और 4 ही कॉलम है। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। क्लियर है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होते हैं। मतलब मैं आपको शॉर्ट में अगर इसको लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर m बराबर n होता है। मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पर देखो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के 3 एग्जांपल लिए हुए हैं, है ना? देखो इसका ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2। इसका ऑर्डर है 2 by 2। स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 रो 2 कॉलम, इसमें 3 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 by 3 हो गया। इसमें 4 रो 4 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 4 by 4 का हो गया। और ये चारों की चारों कैसी मैट्रिक्स हैं? ये चारों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स आप पढ़ते हैं तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका भी हम यूज करेंगे आगे चल करके। ट्रेस क्या होता है? तो ट्रेस को हम स्क्वायर मैट्रिक्स में ही कैलकुलेट करते हैं। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, किसमें कैलकुलेट करते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में जनरली हम ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। और ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए मैं एक चीज और आपको बता दूं, जो हम डायगोनल की बात करते हैं ना, ये डायगोनल की बात हम स्क्वायर मैट्रिक्स में करते हैं, लेकिन आगे चल करके मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी आपको डायगोनल एलिमेंट्स बताऊंगा। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है,
तो इसमें जहां पर आई और जे बराबर है वो सब क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। तो जनरली डायगोनल की हम बात कब करते हैं, जब हमारे पास मैट्रिक्स कैसी हो, स्क्वायर हो। लेकिन हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर भी डायगोनल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये सब मैं आपको इस यूनिट के अंदर पढ़ाऊंगा, है ना। तो चलिए फिलहाल तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। तो मैट्रिक्स का ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी नंबर डायगोनल एलिमेंट्स पर लिखे हैं उन सबको ऐड कर दीजिए, आपको मैट्रिक्स का क्या मिल जाएगा, ट्रेस मिल जाएगा। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जनरल मैट्रिक्स का, मतलब स्टैंडर्ड मैट्रिक्स का। देखिए एक एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं। मान लीजिए मैं एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहा हूं। मैं एक यहां पर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहा हूं, A11, A12 और A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो ये मेरे पास एक 3x3 ऑर्डर की क्या है, आ गई स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है, 3x3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, ट्रेस ऑफ ए, तो ए मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप बता सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको केवल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करना है। यहां पर 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, A11, A22, A33, तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। A11 प्लस A22 प्लस A33, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बाकी और ज्यादा आप समझना चाहते हैं तो देखो यहां देखो, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इस ए मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 10 प्लस 2 12 है इसका। इसका ट्रेस कितना है, इन तीनों को ऐड कर दो, 2 प्लस 3 5 और 4 9, इसका ट्रेस 9 है। इसका कितना होगा, इन चारों को ऐड कर दो, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 2 4, ये चारों डायगोनल एलिमेंट से ऐड कर दोगे, ट्रेस आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको मैट्रिक्स का ट्रेस भी समझ में आ गया होगा। तो आपको यहां से एक तो ये समझ में आ गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, दूसरा आपको यह समझ में आ गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मैट्रिक्स पे चलते हैं, जो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अगेन इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको पता होनी चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अगेन इंपॉर्टेंट, देखिए जिनको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इनका हम यूज करेंगे आगे चल के। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, सबसे पहली बात जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्लियर है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल तभी हो सकती है जब वो पहले स्क्वायर हो। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक तो ये कि मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, और दूसरी ये कि मैट्रिक्स के डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। आप इसको जरा ध्यान से देखो, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों है ये डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दूसरी बात ये कि डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर है और डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हैं, उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो वही डेफिनेशन भी लिखिए कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो भाई नॉन डायगोनल कौन से होंगे, देखो ये ऊपर के तीनों भी नॉन डायगोनल है और ये तीनों भी नॉन डायगोनल है, और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या हैं, जीरो है। अब आपको समझ में आ गया होगा डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। देखो यहाँ पर डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 1 3, तो यहाँ पर आप DIAG लिख करके और एक ही ब्रैकेट में एक रो के अंदर 2 1 3 लिख सकते हैं। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स की। किसकी बात करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स की। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो सारे इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 2 लिखा, अब इसका ये मतलब मत समझ लेना कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 2 2 होते हैं। देखिए यहाँ पर 2 2 की जगह 3 3 4 4 5 5 6 6 भी कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर आप जनरल लिखना चाहें तो तीनों जगह पर आप लिख सकते हैं ए ए ए, मतलब तीनों बराबर होंगे। क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं यहाँ पर इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे A 0 0 0 A 0 A 0 0 0 A। तो यहां पर आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है और बाकी सारे क्या है, जीरो। तो ये होगी हमारी स्केलर मैट्रिक्स।
तो स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन डायगोनल को हम स्केलर नहीं कह सकते, क्योंकि डायगोनल स्केलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आगे बढ़ते हैं। नाउ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये तो आप पहले से भी जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है, स्केलर भी है। बात समझ में आ रही है? देखो, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना, वो एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 होते हैं और बाकी सब 0 होते हैं। तो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 है। तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। अब यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर है, तो इसका ऑर्डर देखो क्या है? 2/2, इसका ऑर्डर 3/3, इसका ऑर्डर क्या है? 4/4। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल आई का यूज करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स को हम किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम स्पेशल वर्ड का यूज करते हैं, दैट इज कैपिटल आई। मतलब आइडेंटिटी को हम कैपिटल आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आई से। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 का है तो आप यहां पर I2 लिख देंगे, और अगर इसका ऑर्डर 3/3 का है तो आप यहां पर I3 लिख देंगे। I3 का मतलब है इसका ऑर्डर 3/3 है, और यहां पर ये 4/4 है तो इसको I4 लिख देंगे। तो I4 का मतलब है कि इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 4/4 का है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में यहां पर बता देता हूं कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कि नंबर में 1 काम करता है। देखो, जैसे अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस आपको वही नंबर मिल जाता है। जैसे 26 इंटू 1 कितना मिलेगा? 26 ही आपको मिल जाएगा। सिमिलरली, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको वापस ए मैट्रिक्स ही मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए कि आई को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, आपको वापस वही मैट्रिक्स मिलेगी जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इतना आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना। नल मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स, देखो अब मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं आपको, अभी तक जो मैंने 4 मैट्रिक्स आपको बताई है, चारों की चारों स्क्वायर मैट्रिक्स है। चारों की चारों क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन आपके पास जो ये नल मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। नाम से ही समझ में आ रहा, नल मतलब जीरो, वॉइड खाली, यानी कि एक ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो है। सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। और इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लिखूं, ये 2/2 ऑर्डर की भी हो सकती है ना, ये 2/3 की भी हो सकती है, 3/3 की भी हो सकती है, कुछ भी इसका ऑर्डर हो सकता है। इसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। क्लियर है? तो 5 मैट्रिक्स हमने यहां पर समझ ली, है ना। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद आपको नेक्स्ट मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की हम बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है तो आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी रो हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। मतलब आपको देखिए, आपको अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो आप रो को कॉलम में लिख दीजिए, जितनी भी रो है उन सबका कॉलम बना दीजिए, आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाएगा। और मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स है, तो जब आप ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, या तो आप ए के ऊपर डैश लगा देंगे या ए के ऊपर आप टी लगा देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट डाउन द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, हमें इन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है। चलिए लिख देते हैं। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, देखो ए का ट्रांसपोज लिखना है तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? मेरे पास दोनों तरीके हैं, या तो डैश लगाऊंगा या टी लगाऊंगा। चलिए मैं टी लिख देता हूं, डैश भी लगा सकते हैं, दोनों ठीक है। तो मुझे इसका ट्रांसपोज लिखना है। मैंने अभी अभी ऊपर देखो क्या लिखा है कि कन्वर्ट ऑल रो इनटू कॉलम, बस आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो देखो, ये फर्स्ट रो है तो आप फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम अगर आप बनाएंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3। उसके बाद सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 7 9। हो गया ट्रांसपोज। यही इस मैट्रिक्स का क्या है? ट्रांसपोज है। जब आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका जो ऑर्डर होता है वो रिवर्स हो जाता है।
जैसे इसका ऑर्डर 2/3 था तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ट्रांसपोज कैसे करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे देखो, इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो यहां पर मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट करूंगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये मेरी फर्स्ट रो है तो इसका मैं फर्स्ट कॉलम बना देता हूं 2 3 4। ये मेरे पास सेकंड रो है तो मैं इसका सेकंड कॉलम बना देता हूं 4 3 1। ये थर्ड रो है तो मैं इसका थर्ड कॉलम बना देता हूं 1 2 4। अब ये कैसी मैट्रिक्स थी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स थी 3/3 ऑर्डर की। तो सीधी सी बात है, जब 3/3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो जो नई मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसका भी ऑर्डर 3/3 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप दोनों नंबर को रिवर्स कर देंगे तो वापस 3/3 ही आपको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको ट्रांसपोज करना आ गया होगा। यहां पर ट्रांसपोज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिनका ज्यादा यूज नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद होनी चाहिए। मैं बता देता हूं कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। देखिए, यहां पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको मैं पहले करेक्ट कर दूं। ये यहां पर पावर में है, टी किसमें है, टी पावर में है। तो देखिए, अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर देते हैं तो आपको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है जो स्टार्टिंग में थी। मतलब अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो आपको वापस वही मैट्रिक्स मिलेगी। यहां पर आप देख भी सकते हैं, अगर मैं इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दूं, अगर मैं इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दूं तो देखो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा। तो जब मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा तो ये 1 5 मिलेगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखूंगा तो ये 2 7 मिलेगा। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखूंगा तो ये 3 9 मिलेगा। आप देख सकते हैं वापस वही मैट्रिक्स आ गई। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 2 बार करते हैं तो आपको वापस सेम मैट्रिक्स मिल जाती है। ये पहली प्रॉपर्टी हमें बताती है। ये देखो, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका होल ट्रांसपोज करें या दोनों मैट्रिक्स का आप अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कर दें, बात एक ही है। ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा आपको बस याद रखनी है। इसका यूज ज्यादा यूज नहीं है लेकिन ये स्टूडेंट जल्दी जनरली क्या होते हैं, भूल जाते हैं या गलत कर देते हैं। देखो, अगर यहाँ पर ए और बी मल्टीप्लाई में और आप इसका होल ट्रांसपोज कर रहे हैं तो यहाँ पर इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज हो जाता है। ऐसा ही इनवर्स में भी होता है। ऐसा इनवर्स में भी होता है। अगर आप ए बी का होल इनवर्स करेंगे तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आता है। और ऐसा ही आपका ट्रांसपोज में भी होता है। तो ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की जो आप याद रख सकते हैं। अब ट्रांसपोज के ऊपर बेस्ड हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टाइप की मैट्रिक्स होती हैं। एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले सिमेट्रिक समझ लेते हैं फिर स्क्यू सिमेट्रिक को भी समझ लेंगे। चलिए, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहली बात तो ये कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर होती है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो इसका मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। कैसी है, सिमेट्रिक है। उसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज रियल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा रियल होते हैं। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकते। क्लियर है। चलिए, तो यहां पर ये देखो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जहां पर सिमेट्री हो। क्या हो, सिमेट्री हो। तो अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स है और इस डायगोनल के अलोंग ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। देखो कैसे, अगर आप इस मैट्रिक्स को डायगोनल के अलोंग फोल्ड कर दें तो देखो 2 के ऊपर 2 आएगा, 3 के ऊपर 3 आएगा, 6 के ऊपर 6 आएगा। इसका मतलब ये क्या है, डायगोनल के अलोंग मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देख के ही पहचान सकते हैं कि एक तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो रियल होंगे और ये एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। देखो ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन का है, ये एलिमेंट 1 2 पोजीशन का है और ये किसका है, 2 1 का। तो 1 2 पोजीशन वाला एलिमेंट 2 1 पोजीशन के बराबर होगा, है ना। 1 3 वाला 3 1 के बराबर होगा, 2 3 वाला 3 2 के बराबर होगा। चलिए, ये तो बात होगी डायरेक्ट देखने की। अब हम प्रूव कर देते हैं। प्रूव कैसे करेंगे कि अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। चलिए प्रूव करके देखते हैं। चलिए इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं मैं। तो ट्रांसपोज लेने के लिए यहां पर मैं डैश भी लगा सकता हूं और टी भी लिख सकता हूं। चलिए, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। तो इसको मैं फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा -1 2 और 3। उसके बाद सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखूंगा 2 5 एंड 6। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखूंगा 3 6 एंड 4।
ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। क्या हो गया ये? ट्रांसपोज। अब जरा एक बार चेक करो, क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? कुछ भी अंतर नहीं है, वापस सेम मैट्रिक्स आ गई। देखो, तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि जो ए का ट्रांसपोज है वो ए के ही इक्वल है, और अगर ऐसा है तो गिवन मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। तो ये जो आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोलो, समझ में आ गया? आगे चलते हैं सेवंथ मैट्रिक्स, सेवंथ पर, है ना, सेवंथ मैट्रिक्स। तो सेवंथ मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, देखो कंडीशन क्या है कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होना चाहिए। देखो, इससे पहले क्या था? इससे पहले ये था कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए, और यहां पर क्या है कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक। चलिए कोई नहीं। तो यहां पर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होना चाहिए, और यहां पर देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो देखो, देखते ही आपको पहचान में आ जाएगा, अगर किसी मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं तो वहां पर वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है, क्योंकि एक कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? क्या होते हैं? जीरो। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आगे देखो, देखिए यहां पर देखो क्या होगा भाई, यहां पर ये कह रहा है कि माइनस ए के बराबर है। तो देखो, यहां पर अगर आप इस मैट्रिक्स को डायगोनल के अलावा फोल्ड करोगे ना, तो फोल्ड करने पे आपको ओवरलैप नहीं होगा। देखो, यहाँ पर 2 की जगह -2 मिलेगा, तो -3 है तो यहाँ +3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ -1 है। नंबर तो सेम होंगे, लेकिन साइन चेंज होगा। क्या होगा? साइन चेंज होगा। तो चलिए प्रूफ करके देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। देखिए, अगर मैं इस मैट्रिक्स का यहाँ पर ट्रांसपोज ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? ट्रांसपोज। चलिए, मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ यहाँ पर, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या करना है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है। ये फर्स्ट रो है, तो इसको मैं फर्स्ट कॉलम में लिख देता हूँ 0 2 -3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे तो -2 0 और 1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे तो 3 -1 एंड 0। ये आ गया। क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है क्या? नहीं है, लेकिन सेम बना सकते हैं हम इनको। देखो कैसे, कैसे सेम बनाएंगे, जरा ध्यान से देखो। देखो, अगर मैं इस मैट्रिक्स के अंदर से माइनस साइन को कॉमन ले लूं, मतलब मैं अगर इसके अंदर से -1 कॉमन ले लूं, क्या हम मैट्रिक्स के अंदर से कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, आप मैट्रिक्स के अंदर किसी नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। आप मैट्रिक्स के अंदर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी नंबर को मैट्रिक्स के अंदर से कॉमन ले सकते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप मैट्रिक्स के अंदर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे नंबर में मल्टीप्लाई होता है, और जब आप कॉमन लेते हैं तो वो सारे नंबर में से कॉमन आता है। तो मुझे माइनस को सभी नंबर में से क्या लेना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखो, जीरो जीरो तो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, तो उसमें से तो ना आपको कॉमन लेना है ना आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो जीरो का तो जीरो ही रहेगा। -2 में से अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो +2 बचेगा। भाई सीधी सी बात है, माइनस अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो अंदर के जितने भी नंबर है सबका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये -3 बन जाएगा। यहाँ पर ये -2 बनेगा, ये 0, ये +1, ये +3, ये -1 और ये 0। अब जरा चेक करो, क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, बस बाहर -1 आ रहा है। तो इसका मतलब मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि जो ए का ट्रांसपोज है, जो ए का ट्रांसपोज है वो -a के बराबर है, और यही तो हमें प्रूव करना था। इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है? देखिए, कभी कभी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर बेस्ड 2 नंबर का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लेते हैं। जनरली ये सिलेबस में नहीं रहता, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। क्लियर है? तो इसलिए आपको ये सब आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम डिटर्मिनेंट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों अलग अलग हैं। वो बात अलग है कि हम मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकालते हैं, लेकिन मैट्रिक्स की फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग है और डिटर्मिनेंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग है। डिटर्मिनेंट को हम ओपन कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट हमें एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो डिटर्मिनेंट क्या? एक वैल्यू है।
जबकि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स नंबर का अरेंजमेंट है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि मैट्रिक्स जो होती है वो नंबर का अरेंजमेंट है और डिटरमिनेंट क्या है, एक वैल्यू है। तो हमें यहां पर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करना है। तो क्या सभी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। डिटरमिनेंट केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट किया जा सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, डिफाइन ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो उसी चीज को यहां पर लिखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डिफाइन नहीं होता है। तो आपको 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। 4x4 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो जनरली 2x2 और 3x3 के ही डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने की आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए, डिटरमिनेंट को आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते जिसमें डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकें। इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूं। दूसरी चीज ये है, जहां पर डिटरमिनेंट में अननोन वैल्यू आ जाती है वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा मैन्युअली, क्योंकि जहां पर अननोन वैल्यू आ जाती है वहां पर कैलकुलेटर काम नहीं करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है ए, हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो पहले तो इस मैट्रिक्स को हमें डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस मैट्रिक्स को पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेता हूं, है ना। तो हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो अगर मैं इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, है ना। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर ए और ए के दोनों तरफ दो वर्टिकल लाइन आ जाएंगी जैसे मॉड में होती है। तो ये एक्चुअल में डिटरमिनेंट का क्या है, सिंबल है, स्टैंडिंग लाइन। और राइट साइड में भी मैं यहाँ पर डिटरमिनेंट का ही सिंबल लगाऊंगा, 2, 3, 7 एंड 10। तो मैंने मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब 2x2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए कुछ नहीं करना, जो आपके मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना आपस में। तो 2 × 10 हो जाएगा। अगर इनके साथ में कोई साइन होता तो यहाँ पर साइन आता। अगर मान लीजिए -2 होता तो यहाँ भी -2 आता। ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद बीच में लगाना है माइनस साइन। उसके बाद जो आपके ये ऑफ डायगोनल वाले एलिमेंट्स है इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 और 7 है, तो यहाँ पर 3 × 7 हो गया। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ये -7 होता तो यहाँ भी ये -7 ही आता, -7 ही आता। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 20 - 21। तो यहां से डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई -1। कितनी आ गई, -1। तो 2/2 के डिटरमिनेंट को आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें। बस इतना काम आपको करना है और आपका 2/2 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। इसका आंसर आपका आ गया -1। कितना आ गया, -1। चलिए 3/3 का और आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो 3/3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख रहा हूं पहले, डिटरमिनेंट की फॉर्म में, है ना। देखिए कितना है, 0 2 3, 0 2 3, उसके बाद 1 3 1। देखिए इन सबको आपने क्लास 12 में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब कुछ भूल चुके हैं, है ना। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। अगर आप नहीं भूले, आपको सब आता है, तो आप वीडियो को 2 की स्पीड में करिए और तुरंत इसको कम समय में कंप्लीट कर लीजिए, है ना। चलिए, तो ये एक 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, हम इसको अब यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखिए इसको आप कैलकुलेट जब करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के 6 तरीके होते हैं। 6 तरीके क्यों होते हैं, आप इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। 3 तरीके। फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। 3 और तरीके, यानी कि 6 तरीके से आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको 6 तरीके से नहीं करना, आपको तो किसी एक तरीके से करना है, क्योंकि सबसे आंसर सेम आता है। तो आपको किस रो या किस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए। तो देखिए जनरली रूल तो ये कहता है कि जिस रो और जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है उसके अलोंग अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो वैसे यहां पर तो सिंपल सा डिटरमिनेंट है, आप किसी के भी अलोंग करिए कैलकुलेशन आसान ही रहेगी। तो चलिए मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंड एक्सपेंड along
एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग क्या करने जा रहा हूं, एक्सपेंड करने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए, देखिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैं पहले आपको प्रॉपर तरीके से एक्सपेंड करके दिखा देता हूं, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पर पहले मैं आपको साइन बता देता हूं, सिंब साइन आपको पता होनी चाहिए। देखिए 3/3 के डिटर्मिनेंट में जो साइन होते हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका साइन प्लस होता है, यहां पर माइनस होता है, ये प्लस। अगेन ये माइनस प्लस माइनस, याद आ रहा होगा आपको सब, है ना, प्लस माइनस प्लस। ये 3/3 डिटरमिनेंट के साइन है। इसका मतलब ये है कि इस नंबर का साइन प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। तो ये हमारे साइन होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही? ये साइन आते कहां से हैं? ये आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा कि अगर हम -1 की पावर i प्लस जे कर दे तो हमें ये साइन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है 1, j की कितनी है 1, तो -1 की पावर 2, आपको मालूम है अगर आप -1 की पावर इवन करेंगे तो प्लस मिलेगा, तो देखो इसलिए यहाँ पर प्लस मिला। ये क्या पोजीशन है 1 2, तो अगर आप 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 आएगा, तो -1 की पावर अगर आप 3 करेंगे तो माइनस आएगा। तो आप इस तरीके से इन सभी साइन को क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। चलिए, तो मैं इसको फर्स्ट रो के अलाउंग क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट नंबर मेरा क्या है 0, मैं 0 को लिखूंगा। उसके बाद ये 0 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम को आ रहा है उसको आपको लीव करना है और बचे हुए नंबर को आपको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देना है। तो देखो ये मेरे पास नंबर बचे, यानी कि मेरे पास एक 2/2 का डिटरमिनेंट बच गया। तो इसको मैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 3 1 1। उसके बाद आप फर्स्ट रो के अलाउंग कर रहे हैं तो ये नंबर आएगा, इसका साइन क्या है माइनस है, तो आप यहां पर माइनस लिखेंगे और नंबर क्या है 1 है। उसके बाद अब जरा ध्यान दो, ये नंबर जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको लीव कर देंगे और बचे हुए नंबर का डिटर्मिनेंट बना लेंगे। तो ये चारों नंबर बचे, इन चारों नंबर से हमें एक डिटर्मिनेंट मिल जाएगा 2/2 का, 2 3 3 1, है ना, 2 3। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट 2 3 एंड 3 1। अब क्या बचा, अब ये 3 बचा, तो यहाँ पर इसका साइन तो प्लस है, 3 का साइन क्या है प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे और ये 3 आ जाएगा। और अब ये 3 जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको लीव कर देंगे और बचे हुए नंबर का डिटरमिनेंट बना देंगे। तो यहाँ पर 2/2 का एक और डिटरमिनेंट हमें मिल गया, दैट इज 2 3 3 1। अब अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखिए अब इस डिटरमिनेंट को मुझे कैलकुलेट करना है। देखो ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, तो 3 - 3 0, और वैसे भी जब बाहर 0 लिखा है तो ये 0 ही आएगा चाहे ये कुछ भी हो, तो इसलिए ये तो 0 आ गया ना। अब यहाँ पर ये -1 है, इसको देखो ये 2/2 का है, तो कैसे कैलकुलेट होगा, 2 × 1 2 और -3 × 3 9, ये आ जाएगा। फिर +3, यहाँ पर देखो 2 × 1 2 और -3 × 3 9, ये आ जाएगा। देखिए अगर आपको, ये तो मैंने आपको एक एडिशनल स्टेप बता दिया, आप डायरेक्ट यहां से सीधे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। देखो क्या करना है आपको, 0 लिखना है और इसको हटाना, इसको हटाना, 3 × 3 -3 0 0 आ गया। फिर इसको लिखना -1, इसको हटाना, इसको हटाना, 2 × 1 2 और 3 × 3 9, ये आ गया 2 - 9। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 -1 है और अंदर -7 है, तो माइनस माइनस +7 हो गया, प्लस यहां पर देखो जरा, ये -7 बचेगा और 3, तो माइनस का 21, माइनस का 21। तो यहां से डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है -14, और यही इसका आंसर भी है। तो आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए, चाहे मैट्रिक्स 2/2 की हो, 3/3 की हो या 4/4 की हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम यहां पर बात करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगेन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, है ना। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कहते हैं, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। देखो वही लिखा है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर है? और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। आगे चल के हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना, इनवर्स केवल और केवल
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है। आप सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। बात समझ में आ रही? आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो यहां पर तो इस स्लाइड के ऊपर तीनों मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं जिसमें डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या हो, जीरो। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो नहीं हो। तो यहां पर आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पर ऊपर की तरफ नंबर का ट्राइंगल बनता है उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जहां पर नीचे की साइड में नंबर का ट्राइंगल बनता है, जहां पर नीचे की साइड में नंबर का ट्राइंगल बनता है उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखो यहां पर नीचे की तरफ ट्राइंगल बन रहा है नंबर का, और यहां पर ऊपर की तरफ ट्राइंगल बन रहा है नंबर का। तो जब ऊपर की तरफ ट्राइंगल बनेगा नंबर का तो अपर ट्रायंगुलर, और नीचे की तरफ बनेगा तो लोअर ट्रायंगुलर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्राइंगल के ऊपर सारे नंबर जीरो हैं, यहाँ पर ट्राइंगल के नीचे सारे नंबर जीरो हैं। तो अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होते हैं, और अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको क्यों मालूम होनी चाहिए। आगे चल करके हम जब रैंक का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम इक्लियन फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इक्लियन फॉर्म। तो इक्लियन फॉर्म में हम एक्चुअल में क्या करते हैं, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो बनाते हैं। बात समझ में आ रही? यानी कि हम अपनी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी रो मैट्रिक्स। फिर रो मैट्रिक्स नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम पे कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूं, ए मैट्रिक्स, है ना, तो इसके अंदर मैं केवल एक ही रो लिखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 1 4 3, कॉलम कितने भी बना सकता हूं, लेकिन रो केवल एक ही होगी। बात समझ में आ गई? अब यहां पर बात आती है कॉलम मैट्रिक्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम है, रो चाहे कितनी भी हो सकती है, रो पे कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे यहां पर भी मैं एक एग्जांपल लिखूं कॉलम मैट्रिक्स का, तो इस तरह से लिख सकता हूं 1 4 2। देखो इसके अंदर एक ही कॉलम है लेकिन रो 3 है, इसके अंदर एक ही रो है लेकिन कॉलम 4 है। तो ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स हो गई और ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नील पोटेंट मैट्रिक्स अगेन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बीटेक के लिए। हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, जैसे आप अगर गेट का एग्जाम देंगे या ईएस का एग्जाम देंगे, तो वहां पर ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत बार इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। चलिए, नील पोटेंट मैट्रिक्स मतलब, नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे आपको नल मैट्रिक्स मिलती है, उसको नील पोटेंट मैट्रिक्स मिल कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, हम इसका स्क्वायर कर दें और हमको एक, ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, ये कैपिटल ओ है, तो अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे आपको नल मैट्रिक्स मिलती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होता है, आपको अच्छे से मालूम है। अगर किसी मैट्रिक्स का आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो उस मैट्रिक्स को दो बार आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर मिल जाएगा आपको मैट्रिक्स का। आगे बढ़ते हैं, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, उस मैट्रिक्स को इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो ए क्या हो गई? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो गई। और उसके बाद लास्ट मैट्रिक्स है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल। अब ध्यान दीजिएगा ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब पहली बात तो ये कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो हमने क्या किया, इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का हमने ट्रांसपोज निकाला, और ट्रांसपोज निकालने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हमें आई मिल जाता है, तो हम ये कहेंगे कि जो ए मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रही? तो मैं किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कब कह सकता हूं, किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कब कह सकता हूं, मैं किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकता हूं अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और हमें आई मिल जाए, तो हम उसको कहेंगे कि वो मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल है। अब ये मल्टीप्लीकेशन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ए इंटू ए,
ए ट्रांसपोज भी कर सकते हैं और ए ट्रांसपोज इंटू ए भी कर सकते हैं, दोनों से आई ही आएगा। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है ना, इसका हम यूज करेंगे आगे चल करके। बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट भी है। अगर मान लीजिए आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है और आपसे उसका इनवर्स पूछ लिया जाए, तो उसका इनवर्स आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी गिवन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो याद रखना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है ना, वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही? तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपका गेट का एग्जाम होता है या ईएस का एग्जाम होता है, उसमें कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट हुआ, इतनी ही मैट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर छोटी छोटी दो चार चीजें और हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, या दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए या कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? ध्यान दीजिए जरा। देखिए, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, हम ए और बी को इक्वल कह सकते हैं कब? अगर इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, है ना, और इस ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, और दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास है बी, इस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए का ऑर्डर भी 2/2 है, बी का ऑर्डर भी 2/2 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि जो एलिमेंट्स है कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर वो इक्वल होनी चाहिए। देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन का मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स में 1 1 पोजीशन पे अगर 2 लिखा है तो बी मैट्रिक्स में भी 1 1 पोजीशन पर 2 होना चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स में 1 2 पोजीशन पर -3 है तो इसमें भी 1 2 पोजीशन पे -3 होना चाहिए। यहां पर ए मैट्रिक्स में अगर 2 1 पोजीशन पर 0 लिखा है तो यहां भी 2 1 पे 0 होना चाहिए। और अगर ए मैट्रिक्स में 2 2 पोजीशन पे 6 लिखा है तो इसमें भी 2 2 पोजीशन पर 6 होना चाहिए। तो अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि ऑर्डर सेम नहीं होता, तो जब ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो दोनों मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। नाउ ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, हम मैट्रिक्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ये भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, पहला ऑपरेशन क्या है? हम कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स के अंदर पॉसिबल है। लेकिन क्या हम सभी मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही? एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन क्या है वो यहां पर लिखी है। इस कंडीशन को जरा ध्यान से देखो। क्या है गिवन कंडीशन? टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी तभी हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल लिया मैंने, ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। हमें यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो, इसका ऑर्डर कितना है? 2/3, इसका ऑर्डर भी कितना है? 2/3। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब यहाँ एडिशन भी पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। चलिए मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ आपको। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। चलिए, पहले मैं यहाँ पर एडिशन कर रहा हूँ, ए प्लस बी। तो अगर मैं यहाँ पर ए प्लस बी को कैलकुलेट करता हूँ तो ध्यान से देखो क्या है। देखो, कुछ नहीं करना, आपको केवल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि इसका 1 1 पोजीशन का एलिमेंट और इसका 1 1 पोजीशन का एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो 2 + 1 3, और इसकी 1 1 पोजीशन का एलिमेंट बन जाएंगे। उसके बाद देखो, ये 5 इस -6 के साथ ऐड होगा तो -1 आ जाएगा, -1 -2 के साथ ऐड होगा तो प्लस का 1 बचेगा, 3 -2 के साथ ऐड होगा तो प्लस का 1 बचेगा, 0 5 के साथ ऐड होगा तो 5 आ जाएगा, 4 7 के साथ ऐड होगा तो 11 आ जाएगा। तो मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्लियर है? आंसर आ गया हमारा, ये एडिशन हो गया। नाउ अब हम सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है, ए में से बी को। अगर आप ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। तो देखो,
2 में से माइनस करेंगे 1 को तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बात समझ में आ गई? 2 में से 1 को माइनस करेंगे। उसके बाद 5 में से माइनस करेंगे -6 को, तो देखो 5 में से माइनस करेंगे -6 को तो प्लस बन जाएगा ना, माइनस माइनस, तो ये आएगा 11। उसके बाद -1 में से माइनस करेंगे 2 को, तो ये -1 -2 -3 बनेगा, है ना। यहाँ पर 3 में से माइनस करेंगे -2 को, तो ये प्लस बन जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा। 0 में से माइनस करेंगे 5 को, तो -5 आएगा। और 4 में से माइनस करेंगे 7 को, तो -3 आएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो पहला ऑपरेशन आपको समझ में आया होगा। दूसरा ऑपरेशन होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमें यहां पर एक मैट्रिक्स गिवन है ए। कौन सी मैट्रिक्स गिवन है? ए मैट्रिक्स हमें यहां पर गिवन है। तो इफ ए इक्वल टू हमें दे रखा है और हमसे क्या कहा कि 3a निकालो, 3a को फाइंड करो। 3a का मतलब क्या है कि हमने मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं यहां पर 3a की वैल्यू कैलकुलेट करूं, 3a, तो कैसे कैलकुलेट होगा? कुछ नहीं करना है, इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहां पर 3 लिखा और यहां पर पहले मैंने मैट्रिक्स को लिख लिया 0 2 3 1 3 1 1 3 1 3 3 1। अब यहां पर मुझे क्या करना है? देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी मैट्रिक्स में से कोई भी नंबर हम कॉमन ले सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर सारे मैट्रिक्स के सभी नंबर में मल्टीप्लाई होता है और जब हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन हम सभी नंबर के अंदर से लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं यहां पर इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो देखो कितना मिलेगा। मुझे इस 3 को सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 कितना आ गया? 9 आ गया। उसके बाद 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 1 3। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पर और लास्ट ऑपरेशन में, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। सारी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, सभी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, पहले उस कंडीशन पर फोकस करते हैं। देखिए कंडीशन क्या है। मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ए और एक बी। आप दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। देखो अब जरा यहां पर ध्यान से समझिए। तो अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले इसमें यह भी देखना है कि आप ए को पहले लिख रहे हैं या बी को पहले लिख रहे हैं। मान लीजिए आप ए को पहले लिख रहे हैं और बी को बाद में लिख रहे हैं, तो अब आप चेक करना क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो कैसे चेक करेंगे, जरा ध्यान से देखो। देखिए कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स। देखिए मान लेता हूं मैं यहां पर लिखता हूं ए और ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर मैंने मान लिया कि m इंटू एन है। मुझे इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ और जो बी का ऑर्डर है, देखिए बी का जो ऑर्डर है, बी का जो ऑर्डर है वो मैं मान लेता हूं कि n इंटू पी है। क्या ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? चेक करते हैं क्या पॉसिबल है। देखो क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, इन दोनों में से फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है? ये जो पहले लिखी होगी वो फर्स्ट होगी। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने? n है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। अब ये सेकंड मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? n है। तो कंडीशन ये कहती है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, सॉरी, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। ये यहां पर कंडीशन है। समझ में आ गया? दिस इज द कंडीशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर m बाई पी होगा। कितना ऑर्डर होगा? m बाई पी। तो ये होती है कंडीशन। इस कंडीशन को आपको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे।
बात समझ में आ रही? जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3 और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ में और इस बी का ऑर्डर है 3/2। तो क्या ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसमें नंबर ऑफ रो 3 है। तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा और मल्टीप्लाई करके आपको जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर 2/2 का होगा, 2/2 का होगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया? पॉसिबल हो गया। बात समझ में आ रही है? ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है 2/3 एंड 2/3, सॉरी 3/2। लेकिन अगर अगर मान लो अगर इसी को मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं, मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ बी के साथ, बी का ऑर्डर 3/2 है। तो क्या ये पॉसिबल है? देखो ये तो पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बराबर है। लेकिन अगर इसी को मैं बी को पहले लिख दूं और ए को बाद में लिख दूं तो पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कब हो सकती है, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए ये तो बात हुई कंडीशन की। अब यहां पर हम देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन करते कैसे हैं, मल्टीप्लीकेशन करते कैसे हैं इसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। देखिए अगर आपके पास दो मैट्रिक्स जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है, वो दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन होगा, हमेशा मल्टीप्लीकेशन होगा। बात समझ में आ रही? और एक और चीज ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए बी, अब ए बी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो जरूरी नहीं कि बी ए का भी हो। क्लियर? दूसरी बात, अगर मान लीजिए ए बी भी मल्टीप्लाई हो रहा है और बी ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ये कोई जरूरी नहीं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर आए। तो मैट्रिक्स में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना? तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन वैसे नहीं होता जैसे नंबर में होता है ना? चलिए तो ये एग्जाम्पल है, हमें यहाँ पर ए बी को डिटरमाइन करना है। पहली बात तो क्या ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर की है। तो देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के क्या है? बराबर है। यहाँ तो ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है। तो चलिए मैं यहाँ पर ए बी को कैलकुलेट कर लेता हूँ, देखिए किस तरह से कैलकुलेट होगा ए बी। तो एक बार आपको समझा देता हूँ कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। बहुत सिंपल है, सभी स्टूडेंट को आता होगा। और अगर आपको अच्छे से आता है तो आप वीडियो को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं या फास्ट मोड में देख सकते हैं। 0 1 2 1 0 1 0 1 2 2 2 0। या अब मुझे इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आप जरा ध्यान से देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी। देखिए मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस हमेशा सेम होता है। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को कैसे करेंगे? जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और सबको ऐड कर देंगे। देखो मैं आपको करके दिखा, इस 1 देखिए फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे। चलिए मैं इधर लिख देता हूं किसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है। देखिए आप फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो आपको मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट मिलेगा R1 को C1 से। ये R1 है, ये C1 है। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा। 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 मिलेगा। बात समझ में आ गई? 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 का 0 में, 3 का 1 में। अब क्या करेंगे? अब R1 का मल्टीप्लाई C2 में करेंगे। R1 का मल्टीप्लाई C2 में करेंगे। तो R1 का मल्टीप्लाई C2 में करेंगे, कितना आएगा जरा ध्यान से देखो। R1 का मल्टीप्लाई C2 में, तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6। उसके बाद देखिए हमने R1 का C2 में भी कर दिया, अब हम R1 का C3 में करेंगे। R1 का किस में करेंगे? C3 में। R1 का करेंगे C3 में, तो कितना आएगा R1 का C3 में करके? ध्यान से देखो, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 0 0। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन हमारा हो चुका पहली रो का, है ना? अब आगे देखो, तो R1 का हमने C1 से भी कर दिया, C2 से भी कर दिया, C3 से भी कर दिया। तो यहां पर एक रो तो हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब क्या करेंगे? अब हम जाएंगे किस पे? R2 पे, और R2 का पहले C1 से करेंगे। R2 का किससे करेंगे? C1 से। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, R2 का C1 से, तो 2 इंटू 1 2 प्लस
3 इंटू 0 0 प्लस, देखो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। उसके बाद सेकेंड रो का इसमें करेंगे 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3 और 1 इंटू 2 2। उसके बाद सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और ये 0 आ जाएगा। अब हम, तो यहां पर देखो हमने कौन कौन से मल्टीप्लाई कर दिए, हमने R2 का C1 में भी कर दिया, R2 का C2 में भी कर दिया और R2 का C3 में भी कर दिया। क्लियर है? देखो R2 का मल्टीप्लाई C1 में, C2 में और R2 का C3 में, यहां पर क्या है R2 है। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। अब R3 का मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 C3 में, है ना? तो यहां पर R3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप पहले C1 में, तो देखो कितना आएगा R3 का, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने अभी तक क्या क्या किया, हमने R3 का मल्टीप्लाई C2 में भी कर दिया और R3 का मल्टीप्लाई अब हम करेंगे C3 में। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखिए, तो इसका मल्टीप्लाई C3 में 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 0 0। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो चुका। बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना, ठीक है ना? तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना कहीं जल्दी में गलती ना हो गया हो। देखिए 1 प्लस 3 4, 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 6 10, ये 5 और यहाँ पर 5 एंड 8 और दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से हम कोई भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है और मल्टीप्लिकेशन करना आपको आना चाहिए। देखिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कैलकुलेटर है और आपको कॉलेज में अलाउ है जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको मैट्रिक्स में अननोन गिवन होता है। तो जहां पर अननोन गिवन होगा वहां पर आपका कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। तो यहां पर मैट्रिक्स का जितना भी बेसिक्स था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो पूरा बेसिक्स मैं आपको बता चुका हूं। इतना बेसिक्स अगर आपको आता है तो आपको बीटेक के अंदर मैट्रिक्स को समझने में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में तो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा, जहां पर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।